Welcome back to AKM Shots. In the AS19 Employee Benefit Plan हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अब इन नोट्स को मैंने बहुत कंसाइज बनाया है सिर्फ इस पर्पस से कि मैं इसका मेन क्रक्स बताने वाला हूँ। पूरा इंडेस बताने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए मैं क्रक्स बताने वाला हूँ जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा कि इंडेस 19 क्या कहता है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, प्रोविजंस क्या क्या हैं और किस तरीके के वो लॉजिक्स हमें ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग आर प्रैक्टिस एज वेल एज कि वो लॉजिक्स आपके एज अ स्टूडेंट भी काम आने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को एग्जाम्स के टाइम पे टैकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद number one thing that India's 19 employee benefits not applicable on share based payments. शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए इंडेस 102 अलग से बनाया हुआ है, तो इसलिए शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे इंडेस 19 लगता नहीं है। इसमें 4 तरीके के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मैं बहुत छोटा बहुत क्रिस्प कंसाइज बनाने वाला हूँ, फालतू की चीज़ मैंने डाली नहीं है। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रही होगी, मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म क्या है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो कि ऑल दोज बेनिफिट्स विच आर टू बी सेटल्ड होली विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग डेट फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2022 है, तो 31 मार्च 2022 के 12 महीने के अंदर अंदर यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर आपके जो बेनिफिट्स हैं अगर वो टू बी सेटल्ड हैं, टू बी होली सेटल्ड हैं विद इन 12 मंथ्स, तो आप ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट उनको शॉर्ट टर्म में अलग से दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सैलरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का। तो सैलरी पेबल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल हम बनाते हैं। सैलरी पेबल जो है हम अगले साल पे कर देते हैं। मार्च की सैलरी जैसे अप्रैल में पे करनी है तो सैलरी पेबल कर देते हैं और अप्रैल में अगले 12 महीने तक पे हो जाती है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेबल सैलरी पेबल हम दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वो बन जाता है। दूसरा हम बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिसमें कि जो कि आते हैं आउट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कंप्लीट है तो उसे बोलेंगे, और तब आपको बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसे बोलेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल है जैसे ग्रेचुटी पीएफ। पीएफ में पीएफ होता है, ग्रेचुटी होता है जो कि आपको रिटायरमेंट पे मिलता है, जितना भी अमाउंट आपका एक्यूमुलेटेड है, तो दैट इज फॉर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का आगे डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। हम एक क्विकली अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी बात कर लेते हैं। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स, अभी मैंने इसके लिए ये लिखा है कि बेनिफिट्स फॉर रिटेनिंग फॉर लॉन्गर टर्म। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स विच आर नॉट द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड आर ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर। तो जैसे कि आपकी बहुत सारी लीव्स हैं, अर्न लीव्स है, वो बहुत सारी एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो उसको आप जब एनकैश कराओगे तो उस लीव को बोलेंगे, उस लीव को जब आप एनकैश कराओगे तो दैट इज अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हुए। तो इन ये सेम है। तो इसके बाद हम मेन चीज़ पे आते हैं जो जिसने इंडियस ने जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, और इंडियस अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो इंडियस ही यही है, वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जिनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की। इसमें है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका पीएफ है। हर महीने आपका पीएफ कट के जाता है और पीएफ ईएसआई आपका कट के जाता है, दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, लेकिन फाइनल कितना मिलेगा वो एक्चुअल की वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा। तो आइए, तो इसमें यही है कि फिक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, लेकिन फाइनल अमाउंट एक्चुअल की वैल्यूएशन के बाद आता है। और ये जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है विच इट इज नोन टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को उसके बारे में पता भी होता है। बीच में मैंने एक ग्राफ सा बनाया जिसमें बोला है कि हम यहाँ पे एसेट फंड में पैसा डालते हैं। तो जैसे पीएफ अमाउंट हम पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, तो वो डिपॉजिट होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो हम एंट्री करते हैं पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने बैंक में पेमेंट कर देते हैं। जब अब हर साल जब आप पीएफ जमा कराओ के और जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आप पीएफ का पैसा लोगे भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं कि मान लीजिए आपकी फाइनल लायबिलिटी 10 लाख है और एसेट फंड जिसमें आपने पैसा डाला था पूरे थ्रू द टेन्योर
थ्रू आउट द टेन ईयर, तो अगर 10 लाख वो है तो एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस नहीं होगा। और अगर 11 लाख आपकी फाइनल लायबिलिटी आती है और एसेट फंड में 10 लाख की है तो 1 लाख आपका एम्प्लॉयर उठाएगा, और 9 लाख फाइनल लायबिलिटी आती है, 10 लाख एसेट फंड है, तो ये एम्प्लॉयर ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को 1 लाख देना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर की एसेट है। तो ये जो रिस्क है वो एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। फिर उसके बाद डिफाइंड बेनिफिट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। यही है मेन इंड AS 19। इस पे क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का यही है कि लॉजिक्स दिमाग में रह जाएं, और बाकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में मेरे इस वीडियो से आपको आसानी हो, स्टूडेंट्स के लिए लॉजिक्स क्लियर हो जाए और क्वेश्चन सोल्व करने में उनको आसानी हो। सबसे पहले बात कर लें डिफाइंड बेनिफिट प्लान की। तो इसमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ग्रेचुटी। डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता क्या है? सबसे पहले तो इसमें फिक्स फाइनल बेनिफिट जो है वो डिफाइंड होता है। जैसे ग्रेचुटी की एक सेपरेट कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल करंट मंथ सैलरी इंटू 26/30 31, और इस तरीके से कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ग्रेचुटी का। तो ग्रेचुटी फाइनल में कैलकुलेट की जाती है, तो फाइनल बेनिफिट जो है वो डिफाइंड होता है, यानी कि हमें पता रहता है कि फाइनल लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी। उसके बाद फिर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया, ग्रेचुटी है। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो दिस इज द 10% ऑफ एक एग्जांपल लेके अगर अब आगे हम डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे, विच इज 10% ऑफ द करंट ईयर सैलरी फॉर ईच ईयर। 10% ऑफ करंट ईयर सैलरी फॉर ईच ईयर, यानी कि ये 10% जो है वो इंक्रीमेंट है। यानी कि लेट्स सपोज कि आपका अभी सैलरी 10,000 पर मंथ है और 10% ये इंक्रीज होगी हर साल। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए स्टेप्स दिए गए हैं, तो सबसे हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 कि हम बेनिफिट पेबल कैलकुलेट करेंगे कि कितना बेनिफिट पेबल आपका है। तो सबसे पहले आप 10,000 इंटू जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है, इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है, 10,000 इंटू 1.1 पावर 5 इंटू 25% इंटू 5। ये मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, 10,000 की पर मंथ सैलरी है, इंक्रीमेंट हर साल लगेगा और मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस 5 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स ऑफ सर्विसेज ली है। तो 10,000 इंटू 1.1 इंटू 5 की पावर 5 यहाँ पे ली गई है, और 25% जिस तरीके से मैंने बताया था कि 25% एक करेक्शन है इसमें कि जो इंक्रीमेंट तो 10% करेक्शन नहीं है, ठीक लिखा है, और 25% जो है ये हमारा फाइनल बेनिफिट होगा। तो ये 25% जो है हमारा फाइनल बेनिफिट होगा करंट ईयर की सैलरी के साथ साथ। तो जैसे मैंने 10,000 इंटू 1.15 निकाला, तो 5 साल के इंक्रीज्ड सैलरी मेरे पास आएगी। उसके बाद उसका 25% निकालूंगा, वो पर ईयर आ जाएगा, और उसको 5 साल के बेनिफिट निकालेंगे तो 20,131 आपका टोटल बेनिफिट सामने आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 बात करते हैं, बेनिफिट हम निकालेंगे फॉर ईच ईयर। हर साल का बेनिफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, स्टेप 1 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर देंगे, तो आपका खर्चा हर साल का आ गया। देखो इसका लॉजिक इसलिए है कि आप हर साल आपको खर्चा तो हर साल ही बुक करना है ना। मेन जो लॉजिक इस चीज़ का यही है कि आप सर्विसेज पूरे 5 साल के दोगे, और इंडिया यही कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे सर्विस आपकी मिल रही है, आपको उसका एक्सपेंस, आपको उसकी लायबिलिटी अक्रू करनी है, आपको उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो उसी पर्पस पे हम टोटल लायबिलिटी को डिवाइड करेंगे 5 पे, और पर ईयर की हमारी लायबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया, जैसे 10% हमने इंक्रीज होगी, और हर साल 4026.28 एज पर स्टेप नंबर 2 हम ये खर्चा बुक करते रहेंगे। उसके बाद स्टेप 3 की बात करें तो हम यहाँ पे यहाँ पे अगर 5 ईयर्स फैक्टर है तो यहाँ पे ऑब्वियसली पीवी फैक्टर भी होगा, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर भी होगा। तो हम लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 12% एज द डिस्काउंट रेट मान लिया है, तो और ये चेंज भी हो सकती है, हर साल चेंज भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे एक सेपरेट रेट लेके चलते हैं, तो डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, यानी कि डिस्काउंटिंग जो होती है नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट की होती है। ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर तो जा चुका है, तो हम डिस्काउंट करेंगे आने वाले 4 सालों को, तो उसी हिसाब से हम
आगे कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। फर्स्ट ईयर को हम कैलकुलेट करेंगे तो खर्चा जो है हम बुक करने वाले थे 4026.28, बस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिस्काउंटेड करके 1.12 की पावर 4 करके हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक, फिफ्थ ईयर में कुछ डिस्काउंट नहीं होगी नहीं क्योंकि हम लास्ट में खड़े ही हैं तो बी फैक्टर काम नहीं करेगा। तो टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट हम स्टेप 3 में निकालेंगे। तो सब स्टेप नंबर 1 में हम टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम पर ईयर लाइबिलिटी निकाल देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री फर्स्ट ईयर में तो होगी पिंडल अकाउंट डेबिट टू डिफरेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन या प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो डिस्काउंटेड अमाउंट से यहाँ पे एंट्री होगी तो डिस्काउंटेड अमाउंट से हम एंट्री कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड ईयर में ध्यान रखना कि P&L अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन सेकंड ईयर की जो डिस्काउंटेड अमाउंट हुई थी उससे हम एंट्री करेंगे। और उसके बाद ये हमेशा याद रखना, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर हो, चाहे एम्प्लॉय बेनिफिट चैप्टर हो, जहाँ जहाँ डिस्काउंटिंग होती है वहाँ अनवाइंड करना उसको बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो वो नेट ऑफ होके जीरो होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हम यहाँ पे नेट ऑफ करने के लिए अनवाइंड भी करेंगे। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को अनवाइंड करने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। अब यहाँ पे सेकंड ईयर एंड पे हमने अभी तो बुक किया ही है 2865.68, तो इस पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो नहीं सकता। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 2558.64 बुक कर लिया था, तो इसलिए उस पर इंटरेस्ट हम एक साल का कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उससे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सेम चीज थर्ड ईयर में होगी। थर्ड ईयर में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर दोनों का कंबाइन, प्लस एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो यानी कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेंगे और प्लस में इंटरेस्ट भी लेंगे सेकंड ईयर में जो आपने बुक किया था। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले जाएंगे। सेम विद फोर्थ ईयर और सेम विद फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में चारों सालों का हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट जोड़ के और एक्सपेंस जोड़ के, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद ऑल एड ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स एंड यू विल गेट ओके। सो सिंस हमने अनवाइंड किया है सेम डिस्काउंट रेट पे, तो सेम डिस्काउंट रेट पे करेंगे तो सेम वही अमाउंट आएगा हमारा जो अमाउंट हमारा इनिशियल अमाउंट था। तो इट्स वेरी लॉजिकल। तो स्टेप 1 में हमने टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने या पर ईयर कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 3 में हमने उसको डिस्काउंट किया। स्टेप नंबर 4 में हमने अकाउंटिंग एंट्री की, अनवाइंड किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ और हो सकती है कि अगर वहाँ पर ईयर जो रेट है, डिस्काउंटिंग रेट है, वो वेरी करती। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने सेम लिया, बट अगर वो वेरी करती तो क्या होता, अगर जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो कम आ जाता तो हमें यहाँ पे एक्चुरियल गेन हो जाता। एक्चुअल क्योंकि एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था 20,000, लेकिन वो फाइनल अमाउंट निकला उसका 19,000, तो एक्चुरियल यहाँ पे गेन हो जाता। तो एक्चुरियल गेन से हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को नेट ऑफ करते हैं, तो डिफाइंड प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपका डेबिट हो जाता, और इसको हम P&L में ना ले जाके OCI में ले जाते हैं एक्चुरियल गेन या एक्चुरियल लॉस को। तो हम एक्चुरियल गेन जो है क्रेडिट कर देते। लेकिन अगर हमारी जो फाइनल लाइबिलिटी ज़्यादा आ जाती हमारी एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी से, तो हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बढ़ा देते, तो इसको क्रेडिट करते और हमारा ये OCI में चला जाता, तो OCI हम डेबिट कर देते। ठीक है जी। इसके बाद फिर एसेट, हाँ, तो इस स्टेप के बाद एसेट फंड का ट्रीटमेंट क्या रहा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एसेट फंड है, मान लीजिए एक्चुअली अपनी ओपिनियन देगा कि इतना अमाउंट आपको हर साल डालना है, तो डिफाइंड बेनिफिट एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हम कर देंगे, क्योंकि हम एसेट डाल रहे थे, क्योंकि उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हम हर साल जुड़ता चला जाएगा। और हर साल जब बैलेंस शीट डेट आएगी तो बैलेंस शीट डेट में हमें नेट ऑफ करके दिखाना है, यानी प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस एसेट फंड। तो जिस तरीके से मैंने दिखाया हुआ इस तरीके से हम नेट ऑफ करके दिखाएंगे, और उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होगी उससे एसेट आप बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने एसेट में इन्वेस्ट किया है। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मेन स्टेप्स हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के, जो कि पूरा एक क्रक्स बताते हैं कि किस तरीके से इस प्लान में हम कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाते हैं, और एंड में आ जाता है टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, तो कंपनी निकाल दे
कंपनी निकालती है तो टर्मिनेशन कहलाता है, एम्प्लॉय खुद निकल जाए तो वीआरएस। और अगर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट है तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया, और 12 मंथ में नहीं हो रहा है तो वो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्रक्स बताया विद इन 15 मिनट्स।